हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि 4 तारीख नज़दीक आ रही है और आपके दिल की धड़कनें भी बहुत बढ़ गई होंगी, लेकिन जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया होगा, मैं आपके दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के जो एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अभी मैं इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आने वाला हूं। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली जो ये है ये आपका 11th क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है 9 या 10 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आते हैं, उसके बाद 2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को मैं इस टाइम शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेवल्ड ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स व्हेन अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी इससे आप समझ सकते हैं आपका एक पहला जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है एक ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ। ठीक है, वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, यानी मतलब इस तरह कैसा हो सकता है ग्राफ। ठीक है, अगर आपको ग्राफ्स की थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। लेकिन अगर आपको ग्राफ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ के ऊपर नॉलेज नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, जीरोथ लॉ पूछा है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है जीरोथ लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन की जगह आपके पास पूछ सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 3 लॉ होते हैं इसके अंदर, जीरो, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पूरी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे, है ना। जब मुझे लगेगा कि हाँ लोगों को इसकी नीड है तभी मैं बनाऊंगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये जीरोथ लॉ है ना, अभी ये जो मैंने इतना सारा लिखा है इसमें कुछ मत ध्यान दीजिए। बस ये जो मैंने ये फिगर बनाई है, ये वाली डायग्राम जो बनाया है, सिर्फ इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मेरे पास 3 बॉडी है, एक हो गई ए बॉडी, है ना, एक हो गई बी, एक सी। ठीक, अब इसमें क्या है, अभी इस बी को भूल जाइए, अभी ये है हमारे पास ए और सी। ठीक है, ए और बी को मतलब ये जो 3 मेरे पास बॉडी हैं, अभी इन तीनों के टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हैं। ए और सी को मैंने आपस में कनेक्ट किया एक वायर के थ्रू। तो इन दोनों में से जो भी हाई टेम्परेचर, जिसकी भी हीट होगी ना, हाई टेम्परेचर होगा, वो जाएगा लो टेम्परेचर पे, और दोनों का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा सेम, यानी वो आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वो आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक, यानी कि उनका टेम्परेचर हो जाएगा सेम। यही काम हम करेंगे बी और सी के साथ। अब ए को भूल जाइए, यही काम हमने किया बी और सी के साथ, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर आएगी हीट। ठीक है, वो दोनों आपस में सेम टेम्परेचर के हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो ये है जीरोथ लॉ, ठीक है, ये जो जीरोथ लॉ है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक सी के साथ जो ए है ना, इसका इन दोनों का जो है टेम्परेचर सेम हो गया, बी और सी का टेम्परेचर सेम हो गया, तो बी और ए का जो है वो अपने आप ही वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना पूरा लिख सकते हैं क्वेश्चन को, अपना स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अगर इफ टू आवर बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी सी, देन द बॉडीज ए एंड बी विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप देख सकते हैं, वही है जो मैंने अभी बताया। इफ इट अलाउज अस टू क्लेम दैट 2 ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर मस्ट बी एट द सेम टेम्परेचर। It allows us to know whether objects are at the same temperature even when we can't place them in the thermal contact. It allows temperature to become reproducible and quantifiable. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। राइट टू एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम ऑफ फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। एसेंशियल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है, किसकी, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की। ठीक है, मीडियम आ सकता है यहाँ पे, या फिर आपसे पूछ सकता है एलिमेंट, तो कुछ भी हो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, आंसर जो होंगे वो आपके
इन्हीं 6 में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपके 1 पूछा है, 2 पूछा है, 3 पूछे हैं, जितने पूछे हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 है ना, 4 5 6, ठीक। कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अगर 1 पूछा 1 बता दीजिए, 2 पूछा 2 बता दीजिए, 6 पूछा 6 बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू कंजर्वेशन लॉ विच आर ओबेड इन न्यूक्लियर रिएक्शन रिगार्डिंग मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ क्या है, ये आपने 9th 10th या फिर अपने 8th क्लास में भी जनरली आ जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर 4 हमारे पास कंजर्वेशन के जो है लॉ हैं। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इस तरह से उनको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है आपके मतलब आपके जो क्वेश्चन आता है उसके जो भी मार्किंग है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसमें सिंपल ये लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस चार्ज, है ना, सिर्फ इसको नाम लिख सकते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन भी करें तो डिफाइन भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 नंबर में भी डिफाइन कर सकते हैं मार्क्स के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्रॉ एन एनर्जी बैंड डायग्राम मेकिंग द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है जिसमें हमें दिखाना है कि सेमीकंडक्टर्स के बीच में फॉरबिडन गैप कितना होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो आप इसको देख के घबराइए मत। सेमीकंडक्टर्स मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ मैंने पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये मैं आपको सीक्वेंस में बताना चाहता हूँ। अगर ये सेमीकंडक्टर दे रखा है, ये मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया है वहाँ सेमीकंडक्टर दिया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो सकता है थोड़ा। सेमीकंडक्टर पूछा, कंडक्टर पूछ सकता है, इंसुलेटर पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले कंडक्टर के बारे में समझते हैं। इसके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्टली ओवरलैप। जैसे कि आपको ओवरलैप का मतलब पता होगा, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग होना, ठीक है। ये देखिए कंडक्शन बैंड ये रहा, वैलेंस बैंड ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। और अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है, उसमें पूछता है कि कंडक्टर्स के बीच में एनर्जी बैंड फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं कि उसके अंदर कोई नहीं होता एनर्जी गैप, है ना, यानी 0 होता है। अब इंसुलेटर्स की बात आती है तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। फॉरबिडन गैप जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अब वही सेमीकंडक्टर्स की बात आती है तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कितना होता है फॉरबिडन गैप, लेस देन 1 EV, यानी लेस देन 1 इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। तो यही था आपका क्या कहते हैं फॉरबिडन गैप सेमीकंडक्टर्स के बीच में, ठीक। और बाकी मैंने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बता ही दिया आपको, ठीक। अब आते हैं, ये आता है क्वेश्चन आपके पास लॉजिक गेट्स का, ठीक है। लॉजिक सिंबल बताना है, ट्रुथ टेबल बतानी है और बुलियन एक्सप्रेशन बताया नॉर गेट का। अगर आपको लॉजिक गेट्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए, ठीक है, अगर आपको लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं पता, आप उसकी फंक्शनैलिटी समझना चाहते हैं कि किस तरह से लॉजिक गेट्स हैं वो काम करते हैं, ठीक, और उनका सिंबल किस तरह से होता है, उनका एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ट्रुथ टेबल कैसी होती है उनकी, ठीक, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ समझने के लिए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट होते हैं इसके अंदर, जैसे 2 इनपुट हैं, 3 इनपुट भी होते हैं, 4 इनपुट भी होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे 2 इनपुट के लिए सिर्फ, ठीक। अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं नॉर गेट में, तो अगर हमारे पास उसमें से कोई सा भी एक इनपुट जो है वो ट्रू होता है, यानी कि हम ट्रू और फॉल्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ट्रू होता है हमारा 1 और फॉल्स होता है हमारा 0, ठीक है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं 0 को छोड़ के जितने भी हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है, तो वो आती है हमारे पास ट्रू में, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। कब होगा, जब हमारे पास कोई भी इनपुट होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। तो सिंबल होता है उसका ऐसा, कुछ ट्रायंगल बना होता है और ट्रायंगल के तीनों साइड से वो कर्व होता है। उसके अंदर हमने 2 इनपुट लगा दिए, उसके आगे एक नॉट गेट लगा है, उसके आगे एक आउटपुट है, ठीक है। ऐसा एक हो गया हमारे पास सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है उसका, C = A + B पे होल बार, ठीक है। यानी A और B को पहले प्लस करेंगे, फिर उसमें जो भी वैल्यू आएगी, यानी यहाँ से समझते हैं हमारे पास 0 0, यानी दोनों इनपुट में हमारे पास 0 है, 0 + 0 = 0। अब बार का मतलब क्या है, ये होता है हमारे पास नॉट, ठीक है, यानी इंटरचेंज कर देगा। अगर हमारे पास फॉल्स आता है यहाँ पे आउटपुट तो उसको कर देगा ट्रू, ट्रू आता है तो उसको कर देगा फॉल्स, जैसे हमारा नॉट गेट काम करता है, ठीक है। ऐसे ही 0 0 1
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि अगर एक भी हमारे पास ट्रू आता है तो 0 आता है ना। तो और अगर हमारे पास ट्रू आता है तो फॉल्स आता हमारा ये। तो यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे इसमें एक 1 आ गया तो यहाँ 0, इसमें भी 1 आ गया 0, और यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे 0। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में 0 + 0 0, उस पर 0 था हमारा आंसर तो उसको हमने इंटरचेंज किया 1। अब यहाँ पे 1 + 0 है ना, 0 + 1 या फिर है ना 1 आ जाएगा, 1 को हम इंटरचेंज करेंगे 0, ऐसे हम 1 + 0 1 आएगा, तभी उसको इंटरचेंज करेंगे 0, 1 + 1 2 आ गया। जैसे मैंने बताया था कि 0 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू हो तो उसको हम एज ए ट्रू ही ट्रीट करते हैं, तो इसलिए वो भी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो वो था आपका लॉजिक गेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे आता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है वो कैसे फॉर्म होता है वो बताइए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम ये रहा आपका। ठीक है, तो डायग्राम क्या है, अगर आपने पीएन जंक्शन पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पीएन जंक्शन एकदम अच्छे से समझाऊं। तो ये क्या है, पहले सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जंक्शन क्या है। ठीक है, ये जो लाइन है 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये जो एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये हो गया मेरा पी जंक्शन, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया मेरा पी जंक्शन, और ये वाला जो है ये हो गया मेरा एन जंक्शन। ठीक है, अभी इस डायग्राम को समझने के लिए पहले मैं ये लाइन हटा देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया मेरा पी जंक्शन, ये हो गया एन जंक्शन। पी जंक्शन के अंदर होते हैं हमारे पास होल्स, इसके अंदर होते हैं, एन जंक्शन में होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स। इसको हम एक बैटरी से या फिर वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं वीबी। और एन टाइप में होते हैं प्लस चार्ज, और इसके होल्स की साइड होते हैं हमारे पास, यानी पी की साइड होते हैं हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो इसके पास जो ये बीच में रीजन हमारे पास खाली था, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी इसमें समझने के लिए हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन्स और यहाँ से होल्स एक ये जंक्शन के करीब आ जाते हैं और दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये डिप्लीशन रीजन को फॉर्म कर देते हैं, यानी बना देते हैं। यानी एज सून एज द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बिकम नियर द जंक्शन एंड कंबाइन एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड द डिप्लीशन लेयर विल बी फॉर्म्ड। आई होप आपको समझ में आएगा, जैसा मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख रखी है यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसे खुद भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे क्यों डिपेंड करती है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो जब भी मतलब एक सेकंड के अंदर जितने इजेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, कोई भी हमारे पास गिवन मेटल है उसके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, यहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच आउट ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट विल स्कैटर मोर एंड वाई, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है हमारे पास 9th और 10th के मुकाबले। यानी जैसे कि हमारे पास 9th और 10th में शायद से आपने 9th में पढ़ा होगा, किसी ने 9th में पढ़ा होगा, किसी ने 10th में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि जो हमारा आकाश होता है, आकाश यानी कोई लड़का नहीं, जो हमारा स्काई होता है ना, उसका जो कलर होता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा 9th या 10th में। ठीक, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वो होता है विबग्योर के कारण। विबग्योर के कारण मतलब कैसे, है ना, तो ऐसे
क्योंकि जो विबग्योर में जो हमारे पास वैल्यू होती है, यानी विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैंने अभी बोला है ना, जो कलर्स के नेम बोले मैंने, इस सीक्वेंस में वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता जाता है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी है ना, वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है और सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। तो वही इसका आंसर हुआ। ग्रीन जो है वो रेड से उस पर कम वेवलेंथ होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है रेड के मुकाबले, ठीक है। रेड के मुकाबले ज़्यादा स्कैटर होता है। और अगर यहाँ पे हमसे पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है, तो हम बोलते हैं रेड, क्योंकि रेड के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसलिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द टू फील्ड्स डिपेंड अराउंड अ मूविंग चार्ज, आर दे इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ दो फील्ड पूछी हैं जो मूविंग चार्ज के अराउंड डेवलप्ड होती हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं होती, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द टू पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक। रदरफोर्ड मॉडल ये आपने पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 या फिर 9, 10 में भी आता है इसके ऊपर, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, बचपन में आपने मॉडल पढ़ा होगा, और बड़े क्लास में आए होंगे तो आपने पोस्टुलेट्स भी पढ़े होंगे इसके, ठीक। तो पोस्टुलेट्स जो होता है किस तरह से होते हैं वो अब समझ लेते हैं, अगर आपने तो उस टाइम नहीं समझा तो। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। एक एटम है, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। जो हमारा एटम होता है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ यहाँ बना के। एक ये हो गया हमारे पास एटम, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास एक न्यूक्लियस, ठीक। अब इसमें होगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सॉरी, इस पर ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बन नहीं पा रही, और मेरी ड्राइंग भी शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक। ये वैसे तो मैंने ऐसे लग रहा है कि ये एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये चार अलग अलग ऑर्बिट्स में ये मूव कर रहे हैं, और सर्कुलर मूव कर रहे हैं, ठीक। और जो हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज आपको देखने में दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस एटम के मुकाबले कितना छोटा है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर पसंद भी आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।